चलिए बच्चों, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर ग्रुप 15 हम पढ़ रहे थे। तो आज हम ग्रुप 15 यानी नाइट्रोजन फैमिली की एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। ठीक है, तो देखिए ये कहा जाता है कि एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस ऑफ group 15 elements are smaller than group 14। क्लियर है। और इसके पीछे जो रीज़न होता है वो ये होता है कि ग्रुप 14 से जब आप 15 की तरफ यानी लेफ़्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में मूव करते हो तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है, और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होते ही जो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से ग्रुप 15 की रेडियस छोटी हो जाती है। क्लियर है। इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं, जैसे कि ग्रुप 14 और ग्रुप 15। ठीक है, ग्रुप 14 होता है कार्बन फैमिली, ग्रुप 15 होती है नाइट्रोजन फैमिली। क्लियर है। तो अगर मैं बात करता हूँ ग्रुप 14 में कार्बन और 15 में नाइट्रोजन की, तो कार्बन पर जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो कितना होता है, +6 कूलाम। अब न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, तो बेटा जो एटॉमिक नंबर होता है वही न्यूक्लियर चार्ज होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसलिए न्यूक्लियर चार्ज +6 हो गया। नाइट्रोजन का इस तरीके से न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया, +7 कूलाम हो गया। तो जब आप ग्रुप 14 से ग्रुप 15 की तरफ मूव कर रहे हो तो साफ दिख रहा है न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया, +6 से +7 हो गया, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया। क्लियर है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होते ही जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो इंक्रीज हो जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस तरीके से इंक्रीज हो जाता है, जैसे कि ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है। सभी को पता है कि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है, तो इसको बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो मैं आपको ये कह रहा था कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते ही जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ जाता है। द इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस, जिसकी वजह से जो साइज ऑफ ग्रुप 15 है वो रिड्यूस हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं ग्रुप 15 का एटॉमिक साइज ग्रुप 14 से छोटा होता है। क्लियर है। अब देखिए हम डाउन द ग्रुप की बात करते हैं। तो डाउन द ग्रुप चलने पर एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस इंक्रीज हो जाती है, और उसके रीज़न में हम लिखते हैं कि डाउन द ग्रुप चलने पर नंबर ऑफ प्रिंसिपल शेल्स क्या हो जाते हैं, इंक्रीज होना शुरू कर देते हैं। नंबर ऑफ प्रिंसिपल शेल इंक्रीज हो जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस भी इंक्रीज हो जाती है। इसको हम समझते हैं। जैसे कि ग्रुप 15 में हम डाउन द ग्रुप चलते हैं, नाइट्रोजन से फॉस्फोरस, फॉस्फोरस से आर्सेनिक, फिर एंटीमनी और बिस्मथ। तो जब हम नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2, 2s2 और 2p3, यानी कि कितने प्रिंसिपल शेल्स हैं नाइट्रोजन के अंदर, 2 प्रिंसिपल शेल्स हैं, 2 शेल्स। क्लियर है। अब फॉस्फोरस का जब हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। तो फॉस्फोरस में कितने शेल्स हो गए, 1, 2 एंड 3 शेल्स हो गए, 3 ऑर्बिट हो गए। इसी तरीके से आर्सेनिक में 4 शेल, इसमें 5 और बिस्मथ में 6।
तो आप देख रहे हो डाउन द ग्रुप जब चल रहे हो नाइट्रोजन से फॉस्फोरस, फॉस्फोरस से आर्सेनिक, तो नंबर ऑफ प्रिंसिपल शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 शेल होते जा रहे हैं। तो जब आप डायग्राम ड्रॉ करोगे, जैसा कि बताया नाइट्रोजन के अंदर 2 शेल हैं, ये तो न्यूक्लियस बना दिया, 2 शेल, 1 और 1 2, और फॉस्फोरस के अंदर 3 शेल हैं, 1 2 3। क्लियर है? तो जो रेडियस है आपकी, वो देखिए ये रेडियस क्या हो रही है, एटॉमिक रेडियस क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। और यही रीज़न है कि डाउन द ग्रुप जो है एटॉमिक साइज़ क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब हम दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, वो है आयनाइजेशन एंथैल्पी की। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं और कंपेयर करते हैं ग्रुप 14 और ग्रुप 15 को आपस में। तो सबको पता है ग्रुप 14 के जो एलिमेंट्स हैं उनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP2 होता है और ग्रुप 15 का NH2 NP3। तो आप यहाँ देख रहे हो ये जो P में जब 3 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो वो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो क्योंकि ग्रुप 15 के एलिमेंट्स का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो P3 हाफ फिल्ड होता है। हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से हम कह सकते हैं कि ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स हैं या एटम्स हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, और यही कारण है कि ग्रुप 15 की आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है ग्रुप 14 से क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। डाउन द ग्रुप चलने पर क्या होता है वो देख लेते हैं। डाउन द ग्रुप चलते हैं तो एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, और एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होते ही डिस्टेंस बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़। और डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन इलेक्ट्रॉन घट जाएगा, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाती है। आप देखिए, मान के चलो आपके पास एक एटम तो ये है और दूसरा एटम इस तरीके से है, तो जब हम डाउन द ग्रुप चलेंगे तो एटॉमिक साइज़ बढ़ता है, तो इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से जो ये दूरी है, ये जो डिस्टेंस है, ये जो दूरी है, वो डिस्टेंस क्या हो रही है, आपको साफ दिख रहा है, डिस्टेंस इंक्रीज़ होती चली जाएगी और ये दूरी बढ़ती चली जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कमज़ोर हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड हो जाएगा। इसलिए उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आपको कम से कम आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ती है। क्लियर है? तो इस तरीके से डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है बेटा, डिक्रीज़ होती है। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो तीसरी प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सीधा सीधा रिलेशन आप एटॉमिक साइज से कर सकते हो, और वो भी इन्वर्सली रिलेशन होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी एटॉमिक साइज कम होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो आप अगर ग्रुप 14 और ग्रुप 15 को आपस में कंपेयर करोगे तो 14 से 15 की तरफ चलते हैं तो एटॉमिक साइज़ क्या होता है, डिक्रीज़। तो इस वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि ग्रुप 15 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं एज़ कंपेयर टू ग्रुप 14। डाउन द ग्रुप की बात करें, डाउन द ग्रुप की बात करें तो एटॉमिक साइज़ क्या हो जाता है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज़। इस वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं मेटलिक करैक्टर की। ठीक है, देखिए मेटलिक करैक्टर क्या होता है। सबसे पहले तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी। तो इलेक्ट्रॉन आसानी से कौन लूज़ कर सकता है, जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है।
तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जितनी कम होगी तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन उतनी ज़्यादा होगी। जितनी कम आयनाइजेशन एंथैल्पी, कम आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब ईजिली इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकल जाएगा। तो कम आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, तो मेटलिक करैक्टर भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जब कम होगी तो मेटलिक करैक्टर ज़्यादा होगा। तो मेटलिक करैक्टर और आयनाइजेशन एंथैल्पी में जो रिलेशन निकल के आता है वो इन्वर्सली का, यानी आयनाइजेशन एंथैल्पी जितनी कम तो मेटलिक करैक्टर ज़्यादा। क्लियर है? तो इसका मतलब जब हम डाउन द ग्रुप चलेंगे, डाउन द ग्रुप चलते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, डिक्रीज करती है। तो मेटलिक करैक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। इस बात को हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे डाउन द ग्रुप चलते हैं, नाइट्रोजन से फॉस्फोरस, फिर आर्सेनिक, फिर एंटीमनी और बिस्मथ। तो पहले जो दो एलिमेंट हैं यानी नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, ये कैसे होते हैं बेटा, नॉन मेटल्स। अगले दो क्या हो गए, मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या होते हैं, जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के करैक्टर्स होते हैं। और जो हमारा सबसे आखिरी एलिमेंट है बिस्मथ, वो मेटल होता है। तो जब हम टॉप टू बॉटम चल रहे हैं तो नॉन मेटल से मेटलॉइड, मेटलॉइड से मेटल करैक्टर आपको मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं मेटलिक करैक्टर क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। क्लियर है? अब अगली जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 5, वो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। तो जैसे हम डाउन द ग्रुप चलते हैं नाइट्रोजन से बिस्मथ की तरफ, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट जो है नाइट्रोजन से फॉस्फोरस और फॉस्फोरस से आर्सेनिक, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज होता है। और फिर एंटीमनी से बिस्मथ मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। अब नाइट्रोजन से आर्सेनिक मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, उसका रीज़न ये होता है कि एटॉमिक साइज़ क्या होता है, इंक्रीज होने की वजह से एटॉमिक साइज़ इंक्रीज होता है, तो इस वजह से मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। पर यहाँ दिक्कत ये है कि एंटीमनी से बिस्मथ की तरफ मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज क्यों होता है। उसका रीज़न ये है कि बेटा बिस्मथ, एंटीमनी जो है 5 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है अपने कंपाउंड के अंदर, लेकिन बिस्मथ केवल 3 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है अपने कंपाउंड्स के अंदर। क्लियर है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से जो बिस्मथ है वो 5 कोवेलेंट बॉन्ड की बजाय केवल 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। यानी कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ही तो होते हैं। तो इसका मतलब बिस्मथ के केस में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो बिस्मथ है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अच्छा, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है वो हम समझते हैं। इनर्ट पेयर इफेक्ट, देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्रुप 15 का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है NH2NP3। तो जब ये 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे तो अब कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, NH2, और NH2 क्या हो जाता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। क्लियर है? और इस वजह से जो है ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो जो हैं इनर्ट हो जाते हैं। इनर्ट यानी नॉन रिएक्टिव हो जाते हैं। मैं वापस से रिपीट करता हूँ, NH2NP3 में जो P के सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जब वो रिमूव हो जाएंगे तो कॉन्फ़िगरेशन क्या रह जाएगा, NH2 रह जाएगा। और NH2 एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इस वजह से ये NH2 अब फर्दर जो है कैसा हो जाता है, डू नॉट टेक पार्ट इन कंपाउंड फॉर्मेशन, और ये कैसे हो जाते हैं, इनर्ट हो जाते हैं। इसी को कहते हैं हम इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्लियर है? तो यही काम हो रहा है बिस्मथ के अंदर। बिस्मथ के केस में यही चीज़ हो रही है कि 3 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाते हैं और बिस्मथ
जो है कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, केवल +3, और इसी वजह से बिस्मथ केवल 3 ही कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, क्योंकि उसके जो S के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो कैसे हो गए हैं, इनर्ट हो गए हैं, इसलिए वो 5 कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना पाता। क्लियर है? तो इस तरीके से ये जो एटॉमिक फिजिकल प्रॉपर्टी हैं वो ख़त्म हो गई। अब हम पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, यानी ग्रुप 15 के एलिमेंट्स कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्लियर है? तो 2 तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, एक नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई और एक पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। तो क्योंकि नाइट्रोजन अपने ग्रुप का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, इसलिए हम ये कह देते हैं कि ओनली नाइट्रोजन शोज -3 ऑक्सीडेशन स्टेट इन नाइट्राइड्स। नाइट्राइड्स के अंदर नाइट्रोजन -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, केवल नाइट्रोजन। हालांकि फॉस्फोरस भी शो करता है -3, पर वो रेयरली होता है। तो केवल नाइट्रोजन ही -3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करता है, क्योंकि नाइट्रोजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है अपने ग्रुप का। क्लियर है? अच्छा, ग्रुप 15 की पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो 2 तरह की पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है ग्रुप 15, +3 और +5। लेकिन जब हम डाउन द ग्रुप चलते हैं तो डाउन द ग्रुप चलने पर स्टेबिलिटी ऑफ +5 डिक्रीज होती है और स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। डाउन द ग्रुप चलने पर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी घटना शुरू हो जाती है और +3 की बढ़ना शुरू हो जाती है, और ये अगेन किसकी वजह से होता है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, जो अभी मैंने आपको बताया था। तो हम ये कह सकते हैं कि बिस्मथ की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती है, +3। क्लियर है? बिस्मथ केवल एक ही कंपाउंड है जिसमें +5 शो करता है, वो है BiF5। इसके अलावा बिस्मथ किसी भी कंपाउंड में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। बिस्मथ की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है। आगे बात समझ में आता? ठीक है, चलिए। तो इस तरीके से ये एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैंने आज आपको जो है बता दिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।